चलो बेटा बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसमें भी पहला चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है बेटा। थ्योरेटिकल वाइज चैप्टर आज पूरा हो जाएगा, ठीक है। बचेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन कल होगा, और इस यूनिट का सेकेंड चैप्टर कल होगा। सेकेंड चैप्टर के न्यूमेरिकल इस यूनिट के वो होंगे परसों, और परसों थर्ड चैप्टर होगा, ऐसे ही खत्म होगा चैप्टर, ठीक है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आज आप इस चैप्टर को खत्म कर देते हो तो मैं मानूंगा बहुत बहुत कर लिया आज आपने, ठीक है, ठीक है। और बेटा इसमें बता देता हूं जितने भी फॉर्मूलाज है वो सब डिराइव करने के लिए हैं, ठीक है। एक भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जो रटना पड़ेगा आपको, सब डिराइव होंगे, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे एट द एंड, ठीक है। देखते जाते हैं हम। और बाबू जब मैं बोर्ड पर लिख दूंगा आपको 2 मिनट का मौका जरूर दूंगा कि आप नोट डाउन करो, ठीक है। बुक से मत पढ़ना है चैप्टर, ठीक है। वहां सिस्टमैटिक है, मैं बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में खत्म करा दूंगा चैप्टर, ठीक है। चलो अभी सामने देख रहे हो आप मेरी तरफ, सबसे पहले आप टॉपिक ही स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। अभी सब सामने देखेंगे बेटा, कुछ कोई भी बच्चा अभी नहीं लिखेगा। चलो जी अभी सब सामने देखेंगे बेटा। मैंने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन लिखी है। क्या लिखा है? इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। बेटा क्लियर करना है, डेफिनेशन के बहुत सारे पॉइंट को मेरे को टच करना है, ठीक है। पहली बात तो समझ लो बेटा, ये एक्चुअल डिमांड नहीं है, क्योंकि यहां पर वर्ड है प्लानिंग टू बाय। ये एक्चुअल डिमांड नहीं है अभी, ठीक है। इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर सारे गुड्स एंड सर्विसेज को प्लान कर रहे हैं बाय करने का एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इन अ पीरियड ऑफ 1 पर्टिकुलर ईयर। मैं डिफरेंशिएट करने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, आपने ना ये टर्म सुनी होगी माइक्रो में डिमांड, हो सकता है ये भी सुनी हो कईयों ने तो, मार्केट डिमांड, और ये है बेटा एग्रीगेट डिमांड। लो फर्क समझ लो बेटा। डिमांड क्या होती है? एक गुड्स या एक सर्विस की बात, और वन गुड और बेटा वन सिंगल कंज्यूमर, ठीक है। मार्केट डिमांड क्या होती है बेटा? वन गुड ऑल द कंज्यूमर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड क्या होती है बेटा? ऑल द गुड्स और ऑल द कंज्यूमर, ठीक है। मैं ना तो डिमांड की बात कर रहा जिसमें एक गुड्स की बात होती है और एक कंज्यूमर की बात होती है, ना मैं मार्केट डिमांड की बात कर रहा जिसमें एक गुड्स की बात होती है और सारे के सारी इकोनॉमी की बात होती है। बेटा मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड कैसे बनती है? ऑल द गुड्स, पढ़ लो, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, सारे के सारे गुड्स, सारी के सारे सेक्टर कवर हो जाएंगे, यानी कि सब कंज्यूमर कवर हो जाएंगे, विच दे आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब ये भी बात समझ लो, एक इंसान की इनकम 10,000 रुपए है, वो कह रहा है मैं ऑडी कर रहा हूं प्लान कि मैं ऑडी बाय करूंगा, क्या बेटा वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट बनेगा? नहीं, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम इंसान की उतनी इनकम भी होनी चाहिए इन अ पीरियड ऑफ 1 पर्टिकुलर ईयर। समझ आई बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड किससे रिलेट करेगी? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, इन अ पीरियड ऑफ 1 पर्टिकुलर ईयर। फर्क समझ में आया? डिमांड क्या चीज होती है, मार्केट डिमांड क्या चीज होती है, और एग्रीगेट डिमांड क्या चीज होती है, ठीक है। अच्छा एक बात बोलो, क्या मैं एग्रीगेट डिमांड को ऐसे लिख सकता हूं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर? पहले बताओ फर्क है कि नहीं? एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख सकता हूं कि नहीं? बेटा 100% लिख सकता हूं। अगर आप डिमांड कर रहे हो बेटा, इसका मतलब सीधा सीधा आप खर्च भी तो कर सकते हो, खर्चा भी तो करोगे उस चीज के लिए, ठीक है ना। एग्रीगेट डिमांड हमेशा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, ये बात क्लियर है। अगर हम किसी चीज के लिए डिमांड कर रहे हैं पक्का उसके लिए खर्चने भी वाले ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बात क्या है? एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम, यानी कि आपकी उतनी इनकम है कि आप उसके लिए खर्च सकते हो, सीधी सी बात,
ठीक है, इतनी बात समझ आई? एग्जाम्पल से यार, एक इंसान की इनकम 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, अगर वो कह रहा है कि मैं हाँ ऑडी प्लान कर रहा हूं बाय करने का, इसका सीधा सीधा सा मतलब है उसकी इनकम के अंदर अंदर है ना, तो बेटा ये एग्रीगेट डिमांड पक्का बनेगी। और बेटा अगर उसे बाय करेगा तो खर्चना पड़ेगा ना, तो इसलिए बोल सकते हैं ना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर, ठीक है। और अभी बेटा देखो यहां पर मुद्दा स्टार्ट हो जाएगा, अभी एक कल का मुद्दा। कल आपने एक्सपेंडिचर मेथड खत्म किया है, याद है आपको, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का आपने एक्सपेंडिचर मेथड खत्म किया है। मैं उसी की कुछ बातें टच कर रहा हूं बेटा। एक्सपेंडिचर मेथड के 4 पार्ट होते थे, याद है? इकोनॉमी के 4 सेक्टर ने जो जो खर्चा किया, याद है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, याद है? प्राइवेट, मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बेटा यहां पर हम ना इसको डिनोट करेंगे एक टर्म से, नोन एज सी, जो कंज्यूमर खर्चा करता है, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाबू, यानी कि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है इसको हम डिनोट करेंगे विद जी, ठीक है बाबू। फर्म जो खर्चा करती है वहां पर हम लिखते थे इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां मैं इसको लिख रहा हूं इन्वेस्टमेंट, अंतर कुछ नहीं है, ठीक है, विच इज आई। और बेटा जो फॉरेन सेक्टर खर्चा करता है यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, यानी कि एक्स माइनस एम, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन सबके बराबर होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरा ख्याल, बात समझ आई अभी तक सबको? ठीक है बेटा, आपके कोर्स में सहूलियतें बहुत हैं। आपके कोर्स में एग्रीगेट डिमांड को आपने सिर्फ 2 सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, गवर्नमेंट को इग्नोर मारो और फॉरेन सेक्टर को इग्नोर मारो। यानी कि मैं सिंपली बोल सकता हूं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड सेक्टर और सिर्फ फर्म सेक्टर, यानी कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर है? सी प्लस आई। अभी तक कोई परेशानी तो नहीं? बढ़े आगे, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल और कर्व देख लें, ठीक है, अगर इतनी बात पल्ले पड़ गई हो तो। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या है? एग्रीगेट डिमांड refers to the total value of all the goods and services which all the sector of an economy are planning to buy at a given level of income in a period of 1 year, ठीक है ना। और एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लिख सकते हैं और एग्रीगेट हम एक्सपेंडिचर को लिख सकते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्योंकि हमें 2 सेक्टर की बात करनी है इसलिए मैं बोल सकता हूं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एड इज इक्वल टू सी प्लस आई, ठीक है। अब बेटा हम इसका शेड्यूल और कर्व देखने जा रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनता कैसे है, क्या शेड्यूल है, ये देख लेते हैं, ठीक है। आपको बता रहा हूं हर सिंगल मिनट में एक नई बात सीखने को मिलेगी आपको इस चैप्टर में, ठीक है, इसलिए बी अटेंटिव, ठीक है। चलो बिना ब्रेक के क्लास चलेगी 2 घंटे। बाबू ये ना जितना जोर नेशनल इनकम पढ़ाने में लगा है ना उससे भी ज्यादा लगता है और आपके समझने में भी उससे ज्यादा ही लगेगा, ये बात मैं पक्का बोल रहा हूं। क्योंकि यहां फॉर्मूला ना वो बहुत ज्यादा तरीके से डिराइव होते हैं, बहुत ज्यादा समझने वाला पोर्शन है, ठीक है, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। आज के लिए बोल रहा हूं, कल से चैप्टर बहुत रिलैक्स मोड में चलेगा, ठीक है। चलो अभी बात समझते हैं बेटा, शेड्यूल एंड कर्व की बात कर रहे हैं। लो मैं लिख देता हूं शेड्यूल एंड कर्व ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। बाबू इनकम को हम हमेशा डिनोट करेंगे Y से, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट को I से डिनोट करते हैं, ठीक है, और कंजम्पशन को हम कर ही रहे हैं C से डिनोट, ठीक है। इनकम अगर 0 लेवल पर है, 100 लेवल पर है, 200 लेवल पर है, 300 लेवल पर है या 400 लेवल पर है, ठीक है। अभी एक बात समझ लेना बेटा, आपको पेपर में भी शेड्यूल बनाना है। एक शेड्यूल ये वाला जो मैं लिख रहा हूं ये याद रख लेना,
ठीक है, मैं आज मैं इसको कम से कम 10 बार लिखूंगा, एक ही शेड्यूल में पूरा चैप्टर खत्म करूंगा, एक जैसा ही शेड्यूल रखूंगा पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक आपको। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि याद रहे, बाकी थोड़ी कोशिश आप करना कि याद हो जाए। ठीक है, कंजम्पशन स्टार्ट होगी विद 40 और हमेशा हम 80 ऐड करते चले जाएंगे, 120, 200, 280 एंड 360। ठीक है, अब मुद्दा उठता है ये क्या चीज है बेटा, एक बात समझ लो, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो इंसान कुछ ना कुछ जरूर खर्चता है। ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा इंसान खर्चे ही ना जीरो लेवल ऑफ इनकम पे। आपकी कोई इनकम है, कपड़े पहन रखे आपने, कंजम्पशन, मोबाइल फोन चला रहे हो, कंजम्पशन, एक्टिवा पर आते हो, कंजम्पशन, पेट्रोल के पैसे फूक रहे हो, कंजम्पशन, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ऐसा हो ही नहीं सकता हम कुछ खर्चे ना बेटा। हम इसको सी बार से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो भी कंजम्पशन होती है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन और हम डिनोट करते हैं सी बार से। बात क्लियर बेटा? इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो ये एक अजम्पशन है हमारी कि हर लेवल ऑफ इनकम पर बराबर रहती है बेटा, ऐसी इन्वेस्टमेंट को, सारों को ही बोल रहा हूं, ऐसी इन्वेस्टमेंट को ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट बेटा? जो कभी प्रॉफिट के मोटिव से नहीं की जाती, जो बेयर मिनिमम है सर्वाइवल के लिए। जस्ट लाइक हमारा घर में तो रहेंगे ही रहेंगे वट एवर द लेवल ऑफ इनकम में भी। ठीक है ना, ये वो इन्वेस्टमेंट है जिसके करे बिना आप रह ही नहीं सकते, इसे बोलते हैं हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, जो बेसिक है किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, और इसका मोटिव कभी पैसा कमाना नहीं होता। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट है, हमारा घर हम बेचने के लिए नहीं लिया, हमने रहने के लिए लिया। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, बट एवर द लेवल ऑफ इनकम ये हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, इसका हल्का सा एक टॉपिक बिल्कुल बाद में आएगा, तब मैं आपको ज्यादा डिटेल्ड में कर पाऊंगा ये बात। ठीक है, फिलहाल शेड्यूल ओके हुआ, इनकम कैसे ली, 0 और 100 का गैप लिया, कंजम्पशन स्टार्ट करी विद 40 और 80 का गैप लिया, इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर कांस्टेंट। ठीक है, अब कर्व देख लेते हैं इसका। ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस बेटा, एक्स एक्सेस पे हमने ली इनकम, वाई एक्सेस पे हमने ली एग्रीगेट डिमांड। आप कंप्लीटली लिख लेना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, सबसे पहले हमारे को बनाना है इन्वेस्टमेंट कर्व। अब सुन लो, 0 लेवल की इनकम है तब भी इन्वेस्टमेंट 40, 100 की इनकम है तब भी 40, 200 की इनकम है तब भी 40, 300 की इनकम है तब भी 40, 400 की इनकम है तब भी 40। ठीक है ना, यानी कि मैं बोल सकता हूं बेटा इन्वेस्टमेंट कर्व हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, पक्की बात। एग्रीगेट डिमांड एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो, ये बेटा कहीं ना कहीं वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी एट 0 लेवल ऑफ इनकम ऑल्सो, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं कोई ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है। देख लो ना, 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कोई ना कोई कंजम्पशन है ना, 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी कोई ना कोई कंजम्पशन है। फिर बेटा ये क्या, पॉजिटिवली स्लोप्ड कर्व बन रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ती ही चली जा रही है। दिख रहा है ना, देख लो, अगर कोई डाउट है तो। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन भी बढ़ ही रही है, बढ़ रही है, 40 बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? ठीक है, लो जी, ये कर्व बन गया। ये कौन सा कर्व बनाया हमने? कंजम्पशन का कर्व। कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक? बात समझ में आ रही है? ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाना है। एग्रीगेट डिमांड, सॉरी अभी मैंने लिखा ही नहीं, लो एग्रीगेट डिमांड लिख देते हैं। एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है? C प्लस आई, C प्लस आई करो जी। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड का कर्व बनाओ बेटा। स्टार्ट विद 80 से कहीं स्टार्ट होगी और बेटा पॉजिटिवली स्लोप्ड, ये भी बढ़ती चली जा रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कुछ ऐसे। और एक बात बता देता हूं, ये डिफरेंस हमेशा बराबर रहेगा एंड इट मस्ट बी इक्वलेंट टू आई। क्यों बेटा? एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई के बराबर होता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन के बीच में कितना डिफरेंस होगा आई का, तो गलत बोल रहा हूं क्या?
हमेशा आई का ही डिफरेंस होगा, हमेशा बेटा इसमें 40 का ही डिफरेंस है, ये 40 है ये 80 है, मेरे एग्जांपल में बोल रहा हूं 40 का डिफरेंस होगा बेटा, ये 160 है ये 120 है, ये 240 है ये 200 है, ये 320 है ये 280 है, ये 400 है और ये 360 है, हमेशा डिफरेंस किसका, आई का ही है, मेरे एग्जांपल में 40 का। क्या डायग्राम समझ आया? इतनी बात हो क्या? कुछ नोट करना है तो पोस्ट कर लो वरना बढ़े आगे। गेट सप्लाई, ठीक है। अभी अगला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन जैसे पढ़ी थी बेटा, आपको लगेगा बिल्कुल सिमिलर लाइंस पर हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं, एक बार समझने की कोशिश करना खुद से, एक बार मैं भी समझाऊंगा। बाबू डेफिनेशन एग्रीगेट डिमांड के जैसी ही नजर आएगी, उसी की टर्म्स पे है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में क्या होता है, सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे सेक्टर इकोनॉमी के प्लान कर रहे हैं बाय करने को एक पर्टिकुलर ईयर में। एग्रीगेट सप्लाई क्या है बेटा, सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे प्रोड्यूसर सोच रहे हैं कि हम सप्लाई कर ही देंगे, दे आर विलिंग टू सप्लाई। अगेन बेटा इट इज नॉट एक्चुअल सप्लाई, बिक थोड़ी चुका है, दे आर विलिंग टू सप्लाई इन अ गिवन पीरियड ऑफ 1 ईयर। वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो सारे प्रोड्यूसर प्लान कर रहे हैं, दे आर विलिंग टू सेल एट अ टाइम फ्रेम ऑफ 1 पर्टिकुलर ईयर, ठीक है ना। और बेटा सिंपल सी बात है, जैसे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर होती है, क्या मैं नहीं बोल सकता एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम? एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू इनकम, वाई से तो डिनोट करते हैं बाबू। अगर प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई है यानी कि बेचेंगे भी और कहीं ना कहीं इनकम तो रियलाइज होगी ना बेचने से, फ्री तो नहीं बेचेगा ना कोई भी। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा नेशनल इनकम के बराबर होती है और हम उसको डिनोट करते हैं विद बाय। बात क्लियर है? पक्के से बात क्लियर है? अब एक और बात बोल देता हूं बेटा, इनकम या तो खर्च होती है या सेव होती है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है, सीधी सी बात। जैसे एग्रीगेट डिमांड को तो हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर रखा और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के 4 पार्ट थे, हमने वो लिखे क्योंकि हमें 2 सेक्टर की इकोनॉमी में समझना है तो 2 ही रास्ते हैं, ठीक है। वैसे ही बोल रहा हूं बेटा, इनकम या तो खर्च होती है 2 सेक्टर में या सेव होती है, और कोई मुद्दा है नहीं। यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एस। अब मुद्दा उठता है बेटा एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल कैसा है, कैसे बनेगा इसका कर्व, तो वही देख लेंगे। जैसे हमने एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल देख लिया है, कर्व देख लिया है, तो बेटा अब एग्रीगेट सप्लाई का, ठीक है। इतनी बात ओके, बढ़े आगे, चलो ठीक है बेटा। बहुत जल्दी से हम इसका शेड्यूल देख रहे हैं और कर्व देख रहे हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। अभी सब यहीं पर रहना सामने, ठीक है। मैंने आपको बोला था मैं पूरे चैप्टर में शेड्यूल सेम रखूंगा, तो सेम ही रखूंगा, ठीक है। इनकम जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, लिख दूं इनकम 0, 100, 200, 300 और 400, ठीक है। 5 अलग अलग लेवल पे देख रहे हैं हम, ठीक है। कंजम्पशन, ठीक है, क्या लिखी थी मैंने, 40 और 80 का इंक्रीज था, ठीक है। 120, 200, 280 एंड 360। बात ओके? बस बेटा इतना दिया हुआ है, बाकी सब कुछ आपको खुद बनाना है। सिंपल सी बात, देखो कोई मुश्किल नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम, 0 लेवल पे जो कंजम्पशन होती है इसको बोलते हैं, चक्कर आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है बेटा। अब मेरे को कैलकुलेट करनी है सेविंग्स, जिसको मैं डिनोट करता हूं विद एस। अब सिंपल सी बात है बेटा, इनकम या तो खर्च होती है या तो सेव होती है। अगर मुझे सेविंग निकालनी है, क्या y माइनस सी से निकाल सकता हूं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, मेरी सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है।
ठीक है बेटा, इस पर्टिकुलर टर्म को क्या बोलते हैं? डिस सेविंग्स। हमेशा याद रखना, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो भी आप कंजम्पशन करते हो ये सब डिस सेविंग बनती है, या जितनी भी सेविंग नेगेटिव दिखाई दे रही है सब डिस सेविंग है। ये क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि हमारे खर्चे ज्यादा है इनकम से। तो हम क्या करेंगे बेटा, अपने जो पास्ट ईयर में कहीं ना कहीं इनकम जोड़ी होगी उसको खर्चना पड़ेगा। सेविंग नहीं होगी बल्कि डिस सेविंग होगी, जो जोड़ा होगा वो भी खर्च हो जाएगा। ठीक है ना, ये डिस सेविंग्स है। बात समझ आई? पक्का से? ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? इनकम के। या तो ये लिख दो, नहीं तो बेटा एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? सी प्लस एस के बराबर होती है। इनको जोड़कर लिख दो, आना तो वही है। एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर होती है, लिख दो। अभी तक बात क्लियर है कि नहीं? पक्का? हर अक्षर क्लियर है? कोई रुका तो नहीं? बढ़े आगे? चलो लो जी, मैं कर्व फ्रेम कर रहा हूं। एक्स एक्सिस पे क्या लोगे? इनकम। एक्स एक्सिस पे लेंगे इनकम, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट सप्लाई। आप पूरा लिखना बेटा, ठीक है? मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले ना एक काम करते हैं बेटा, एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाएंगे, ये वाला कर्व, ठीक है? अब एक बात सुन लो बेटा, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम ये जीरो, 100 की इनकम पे एग्रीगेट सप्लाई भी 100, 200 की इनकम पे ये भी 200, 300 की इनकम पे ये भी 300, 400 पे ये भी 400। समझ लो बात। आपको कोई मैथमेटिकल कोई इक्वेशन नहीं लगानी, लेकिन बात समझ लो। एग्रीगेट सप्लाई का कर्व हमेशा क्योंकि इनकम के बराबर होता है, ये बेटा 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। बस आपको ये पता होना चाहिए 1 मार्क के लिए, और किसी चीज के लिए मुझे चाहिए नहीं। हमेशा और हमेशा ये 45 डिग्री का ही एंगल क्रिएट करता है, ठीक है? ये एग्रीगेट सप्लाई। बात ओके? ठीक है। चलो जी बेटा, सेविंग कर्व, सेविंग कर्व शुरू में इनिशियली डिस सेविंग्स थी, ठीक है? हमारी कंजम्पशन ज्यादा थी इनकम से। कुछ टाइम के बाद इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन, और कुछ टाइम के बाद इंसान को अकल आनी शुरू हो जाती है कि कुछ जोड़ना भी है। आती है, हर एक को अकल आती है। शुरू में खर्चे ज्यादा होते हैं, फिर कहीं ना कहीं खर्चे इनकम के बराबर हो जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं बेटा सेविंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? अब समझने की कोशिश करना बेटा। इनिशियली 0 लेवल पे -40, 100 लेवल पे -20, कहीं ना कहीं सेविंग 0 हुई थी, ये रहा 0, और कहीं फिर पॉजिटिव हुई 20, और कहीं फिर पॉजिटिव हुई 40। तो ये कर्व लगभग लगभग ऐसा जाएगा। कभी -40 थी, कभी -20 थी, कभी 0 थी, कभी 20 थी, कभी 40 थी। ठीक है जी? हां जी। अभी समझना, जल्दबाजी कुछ मत करना बेटा। ये सारा पोर्शन डिस सेविंग्स है। अभी बाबू देखो, लिखने पे जोर ना देना कोई भी, आराम से समझो पहले चीजों को, ठीक है? ये सारा पोर्शन क्या है? डिस सेविंग्स है। चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है, जल्दबाजी कोई नहीं है। मैं बहुत रिलैक्स मोड में हूं इस टाइम, आराम से चलेंगे, ठीक है? ये सब क्या है? डिस सेविंग्स है। समझ आई बात? अब फ्रेम क्या करना है बेटा? एक और कर्व है, कंजम्पशन कर्व, ठीक है? 0 लेवल पर भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं विद सी बार। अब समझने की कोशिश करना। इनिशियली, अब ये यहां पर एनालाइज करो। इनिशियली बेटा कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, यहां पर भी कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, फिर कंजम्पशन बराबर होगी इनकम के, और फिर कंजम्पशन कम हो जाएगी इनकम से। कंजम्पशन ज्यादा है यहां पर दोनों जगह इनकम से, फिर बराबर हुई, फिर कंजम्पशन कम हुई कि नहीं हुई? कम इनकम से हुई। यानी कि ये कर्व पता है कैसा होगा? बताता हूं आपको, कुछ ऐसा। ये इनकम का कर्व है या एग्रीगेट सप्लाई का। पहले कंजम्पशन ज्यादा, फिर कंजम्पशन ज्यादा, कहीं पर जाकर ये मिल गए। ये देखो यहां मिले हुए इनकम और कंजम्पशन दोनों, और फिर क्या हुआ बेटा? कंजम्पशन कम शुरू हो गई, इनकम ज्यादा शुरू हो गई। समझ आई बात? ये उसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे जहां सेविंग 0 है। जहां सेविंग 0 है वहीं का इंटरसेक्ट करे होंगे। अगर मैंने ढंग से बनाया होता तो बेटा ये एक ही लाइन में होते, ठीक है ना? अगर मैं स्केल से बनाऊंगा पक्का एक ही लाइन में आएंगे 100%, ठीक है? और इन दोनों ही पॉइंट को बोलते हैं हम ब्रेक इवन पॉइंट। आपका फेवरेट वर्ड, ब्रेक इवन पॉइंट।
ठीक है ना, हाँ ब्रेकअप की बात नहीं, कोई दिल पे मत लो, दिल पे मत लो, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू 0 और इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जिसपे सेविंग या तो 0 है या इनकम कंजम्पशन के बराबर है। क्या ये कर्व समझ आया पूरा? पक्की बात? बढ़ जाए आगे। सेविंग कर्व क्या है? सेविंग कर्व में ये लिखा हुआ इनिशियली 100 की इनकम, सॉरी 0 लेवल इनकम पे -40, ये है 0 लेवल की इनकम, ये है मेरा इनकम का एक्स एक्सेस, ठीक है। क्या है? -40। जब 100 की इनकम हुई तो -20, 200 की हुई तो 0 हो गया, 300 पे 20 हो गया, 400 पे +40 हो गया। फ्रेम कर दिया, सारे पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। क्या करा मैंने? कुछ भी नहीं करा। सेविंग कब तो सबसे आसान था, ठीक है ना। और जब तक ये 0 नहीं होता तब तक क्या है बेटा? सब डिस सेविंग्स है। क्लियर है बात पर? 2 मिनट के लिए पोज करो, नोट करो बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप सब सामने देखेंगे, मैं टॉपिक का नाम नहीं बोल रहा, आप सब सामने देखो तो टॉपिक का नाम पक्का क्लियर होगा, ठीक है। इनकम या तो खर्च होती है या तो सेव होती है। अभी हम बात कर चुके इसकी, कर चुके हैं ना बात, ठीक है ना। लेकिन बेटा हमारे को आगे जाकर ये देखना है इनकम में से हम कितना पोर्शन खर्च कर रहे हैं और कितना पोर्शन सेव कर रहे हैं, ठीक है। हम इसको ऐसे ही भी बोलते हैं C इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि इनकम का कितना पोर्शन हम खर्च कर देंगे। मैथमेटिकल तरीके से लिखा, कोई मुश्किल नहीं है, घबराओ ना। इसके बाद कुछ नहीं मैथमेटिकल की टर्म लिखूंगा, ठीक है। या ऐसा भी बोल सकते हैं सेविंग इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई, ठीक है। बात समझ में आती है बेटा? यहां से मेरे को ना 2 टॉपिक कराने हैं और यहां से भी मेरे को 2 टॉपिक कराने हैं। अभी सुन लो, एक का नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक का नाम है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पर 2 टॉपिक कराने हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मुझे ये कराना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, मुझे पता है अभी आप रट रहे हो, मैं क्लैरिफाई पक्का करूंगा। अभी तक कुछ नहीं रटवाया तो आगे पूरी बुक में भी कुछ नहीं रटना, ठीक है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है बेटा? रेशो ऑफ कंजम्पशन विद द रेशो ऑफ इनकम, यानी कि सीधी सीधी बात, इनकम का कितना पोर्शन खर्च कर रहे हो। मैं भी तो वही बोल रहा था अभी। और बेटा एमपीसी क्या बताता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन इनकम में से कितना चेंज इन कंजम्पशन है आपका, ठीक है। ऐसे ही एपीएस क्या बताता है? एस अपॉन वाई, इनकम में से कितना सेव कर रहे हो। और एमपीएस क्या बताता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन इनकम में से कितना सेविंग्स ऐड कर रहे हो आप, ठीक है। अभी हो सकता है, हो क्या सकता है 100%, ये दोनों टर्म में डिफरेंस ही नहीं पता होगा। रटने के लिए तो मैं भी कहूं तो आप रट के बैठ जाओगे फॉर्मूला, मुझे पक्का पता है, आपसे यही उम्मीद है। लेकिन मैं समझा दूंगा, मैं डिफरेंस भी क्लियर करूंगा इन दोनों टर्म का, ठीक है। और इन चारों की प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स का पार्ट है। एपीसी की प्रॉपर्टीज क्या है, एमपीसी की प्रॉपर्टी क्या है, एपीएस की क्या है, एमपीएस की क्या है। बात सबसे मुश्किल टॉपिक वही है, तभी बोल रहा था आधा पौना घंटा लग जाएगा। ये क्लियर करते करते मुझे आधा पौना घंटा लग जाएगा। ये क्लियर हो गया तो बेटा बस समझ लेना चैप्टर खत्म हो चुका, बस फिर कुछ नहीं है चैप्टर में, फिर तो फूंक मारो चैप्टर उड़ेगा, ठीक है जी। अब मेरे को बेटा ये 4 बातें करनी है, अब फोकस डबल होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम एपीसी और एमपीसी की ही बात करेंगे, फिर एपीएस और एमपीएस की बात करेंगे। मैं शेड्यूल बना रहा हूं, शेड्यूल मैंने वैसे आपको बता दिया कि पूरे चैप्टर में बनाऊंगा एक ही, ताकि आपको याद रहे, ठीक है जी। चलो, इनकम जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, चलो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ, ठीक है। इनकम 0, 100, 200, 300, 400, कंजम्पशन कर, सॉरी कंजम्पशन ठीक है। अभी सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बेटा मैं ना एपीसी निकाल रहा हूं, ठीक है, और एमपीसी भी निकालूंगा, ठीक है। उसके बाद दोनों में डिफरेंस समझाऊंगा 100% और फिर प्रॉपर्टीज, ठीक है। एपीसी का फॉर्मूला रटने के लिए रट लिया हमने, हाँ हमारे से बड़ा एक्सपर्ट है भी कोई नहीं, ठीक है ना, पीएचडी हम रटने में। सी अपॉन वाई, ठीक है। तो बताओ जी क्या आया, आप कैलकुलेशन करके बताओ। शुरू की 3 मैंने कर दिया, बाद की 2 आपकी, छोड़ो।
तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ठीक है, ठीक है, एपीसी कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, एमपीसी, एमपीसी के लिए यार मेरे को पता है क्या चाहिए, डेल्टा सी चाहिए, डेल्टा वाई चाहिए, क्योंकि एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल सी अपॉन डेल वाई। ठीक है ना, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है। ठीक है, डेल्टा सी मतलब चेंजेस, चेंजेस कैसे निकलते हैं बेटा, नेक्स्ट लेवल में से प्रीवियस लेवल को लेस कर दे तो तब निकलते हैं चेंजेस। ठीक है ना बेटा, क्या पहले लेवल पे कोई चेंज होगा, फर्स्ट लेवल ही है, प्रीवियस लेवल क्या है, एज्यूम करो तो करो 0, वरना हम एज्यूम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम क्या करेंगे बेटा, डैश। ठीक है, चेंजेस कैसे निकलते हैं, नेक्स्ट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल 80, नेक्स्ट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, ओके, डेल सी निकल गया, डेल वाई। बेटा फर्स्ट लेवल पर कैलकुलेट नहीं करेंगे, सेकेंड लेवल पर चेंज, नेक्स्ट लेवल अब माइनस प्रीवियस लेवल 100, नेक्स्ट लेवल पे नेक्स्ट लेवल माइनस प्रीवियस लेवल, तो बेटा कैलकुलेट करते चले जाना, ये 100 100 100 आ जाएगा। ठीक है जी, एमपीसी अगर कैलकुलेट करना हो तो बेटा अभी मेरे एग्जाम्पल में तो हर जगह पे 0.8। ठीक है, अब मैं डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूं, एपीसी क्या होता है और एमपीसी क्या होता है, बहुत आराम से समझना, मुझे इस टॉपिक को लेकर कोई जल्दी नहीं, मेरा सबसे ज्यादा फोकस पूरे चैप्टर में इसी टॉपिक पर है। ठीक है, मैं रिलैक्स, मैंने ये देखो मार्कर भी छोड़ दिया, बस आराम से बात करनी है। ठीक है, अभी जरा सामने देखो बेटा, किसी टाइम पर एक इंसान अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, किसी इंसान पर एक इंसान अनएम्प्लॉयड है, उसकी अप्रैल मंथ में जॉब लगी 100 रुपए महीना। ठीक है बेटा, उसको अभी 100 रुपए महीना की जॉब है उसकी, मई मंथ में क्या हुआ, उसको 100 रुपए और मिले। देखो एपीसी पता है क्या बताता है, एपीसी पता है किसको कंपेयर करता है, आज तक की टोटल इनकम और आज तक की टोटल कंजम्पशन को, और एमपीसी पता है किसको कंपेयर करता है, इस महीने क्या कमाया, इस महीने क्या खर्चा किया, इस महीने क्या कमाया, इस महीने क्या खर्चा किया, और एपीसी आज तक क्या कमाया और आज तक क्या खर्चा किया। समझने की कोशिश करो, मेरी तरफ देखो बेटा, 100 रुपए महीना जॉब लगी अप्रैल में, मई में भी 100 रुपए मिले, लेकिन हमने इनकम को क्या कर दिया 200, मार्च में आप खाली थे 0, अप्रैल में मिले 100, मई में भी मिले 100, आपने क्या करा, ये आज तक की इनकम है, मार्च की, अप्रैल की और मई की, 0 100 100, ये मंथ आया जून, आज तक की इनकम, मार्च की 0, अप्रैल की 100, मई की 100, जून की 100, कितनी होगी 300, ये कब किया, जुलाई, आज तक की इनकम। जब तक पहुंचते जाओगे अगले अगले महीने सारी इनकम जोड़ते चले जाओगे। ठीक है, ऐसे ही खर्चे बेटा, मार्च में खर्चा किया था 40 रुपए का, इनकम कुछ नहीं थी, डेस्क सेविंग्स की थी। ठीक है, अप्रैल में 80 रुपए का खर्चा हुआ था, लेकिन आपने क्या करा, दोनों जोड़ दिया, मार्च का खर्चा 40, अप्रैल का 80 जोड़ो, कितना हो गया 120, जून में खर्चा कितना करा 80, तीनों जोड़ दो, जुलाई में कितना खर्चा करा सारा जोड़ दो, आप कर खर्चा 80-80 रुपए ले हो, लेकिन क्या कर रहे हो, आज तक का जोड़ते जा रहे हो। एपीसी क्या करता है, आज तक का कंपेयर करता है, देख लो चाहे, मैंने जून तक, सॉरी मेरे एग्जांपल, मैंने अप्रैल तक जितना खर्चा किया था, जितनी इनकम कमाई थी, कंपेयर करा दिया, मैंने मई तक जितना खर्चा किया था, जितनी इनकम थी, कंपेयर करा दिया, मैंने जून तक जितना खर्चा किया था, जितनी इनकम थी, कंपेयर करा दिया, ऐसे ही जुलाई तक। एमपीसी ये नहीं करता, एमपीसी कहता है अलग अलग महीने को अलग अलग सेग्रीगेट कर लो। ये देखो, हर महीने 80-80 रुपए का खर्चा कर रहे हो, हर महीने 100-100 रुपए की इनकम है, करो अलग अलग कंपेयर, हो गया अलग अलग कंपेयर। क्या मैं क्लियर हूं इस बात पर? एमपीसी क्या करता है और एपीसी क्या करता है? एपीसी टोटल का कंपैरिजन है, आज तक की इनकम का आज तक के खर्चों के साथ, ठीक है, और एमपीसी अलग अलग महीने का अलग अलग सेग्रीगेट कर दो। अभी तक बात ओके? अगर ये बात ओके है तो पक्का एपीसी की हर प्रॉपर्टी समझ में आएगी और एमपीसी की हर प्रॉपर्टी समझ में आएगी, और ये समझ में आ गई तो दूसरा तो फिर
एपीएस और एमपीएस को आप हवा भी नहीं लगने दोगे, कहां गया वो? बढ़े आगे, लो जी मैं लिखना शुरू करूंगा, आप इसकी तरफ नजर घुमाओ, सिर्फ इसकी तरफ नजर घुमाओ, मुझे बताना ओके लिख रहा हूं कि नहीं। एपीसी की एक प्रॉपर्टी हो सकती है, एपीसी इज ग्रेटर देन 1, और जहां कहीं भी ग्रेटर देन 1 होगा, यकीन मानना ये इंडिकेट करेगा डिस सेविंग्स को, भूल मत जाना, ठीक है बेटा। जहां कहीं भी एपीसी ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा और हमेशा डिस सेविंग होगी। इस पॉइंट पर सोचकर देख लो, सेविंग -20 होंगी, ठीक है। एपीसी इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है, ये देख लो ये। और बेटा ये पॉइंट ना ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से फेमस है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जिसपे सेविंग 0 होती है या इनकम कंजम्पशन के बराबर होता है। ये रहा, इनकम कंजम्पशन के बराबर है और सेविंग 0 भी है, बात ओके। एपीसी इसके बाद बेटा गिरता ही चला जाएगा, 1 के बाद ना ये गिरता ही चला जाएगा। पता है क्यों? रीजन तो यार देख के भी बोल सकते थे। क्योंकि क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है ना, उस प्रोपोर्शन में खर्चे नहीं बढ़ रहे। इनकम बढ़ रही है 100, खर्चे बढ़ रहे हैं 80, तो एपीसी इसके बाद गिरता ही चला जाएगा। अगर मैं और लिखना शुरू करूं तो कैलकुलेट करके देख लेना, हर बार गिरेगा। लिख लोगे ये बात? एपीसी के बाद लेस देन 1 ही हो जाएगा। कारण क्या है यार, बोल दो क्या कारण है? क्योंकि बेटा इनकम जिस प्रोपोर्शन में बढ़ रही है, कंजम्पशन उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ रही, बात ओके। लेकिन एक बात लिख रहा हूं, अब मुझे बता देना ये ओके क्या नहीं। एपीसी कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? 100% बेटा, इंसान की आज तक की कंजम्पशन 0। आप पैदा हुए और आप बोल रहे हो 6 महीने तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। कभी इंसान की कंजम्पशन 0 हो सकती है? हो ही नहीं सकती। कुछ ना कुछ ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है, इसलिए एपीसी बेटा कभी 0 हो नहीं सकता। क्या चारों प्रॉपर्टी क्लियर है? चारों प्रॉपर्टी क्लियर है? पक्का? बढ़े आगे? फिलहाल पोज करके नोट डाउन करो। आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम एमपीसी की प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, ठीक है। एमपीसी की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं अब बहुत आराम से। देखो अब ये मत कह देना एमपीसी हमेशा कांस्टेंट होता है, मेरे एग्जांपल में ऐसा है। मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी समझाऊंगा और आपको हर प्रॉपर्टी क्लियर होगी, ठीक है। करते हैं बात। एमपीसी 1 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता बेटा। क्यों हो सकता है समझो। हो सकता है आपको जुलाई के मंथ में 100 रुपए मिले हो और आपने 100 के 100 रुपए जुलाई के महीने में ही खर्च कर दिए। नहीं हो सकता? ये तो अलग अलग महीने का कंपैरिजन करता है, मैं तो अलग अलग महीने की बात कर रहा हूं। 100 रुपए मिले, 100 के 100 खर्च हो गए, घर का खर्चा ज्यादा था किसी महीने। एमपीसी 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है बेटा। एमपीसी 0 भी हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। सुन लो बेटा, कुछ सालों के बाद, शुरू में तो देखो आपकी अभी जॉब लगी है, अभी खर्चे बहुत ज्यादा हैं, चलो कर रहे हो आप अपनी इनकम से। कुछ सालों के बाद हो सकता है किसी महीने आपके घर में सब राशन पड़ा है, हर खर्चा के लिए जो हर खर्चा हर महीने आप करते हो, उसके लिए सारे खर्चे आप पहले ही कर चुके थे पिछले कुछ महीनों में। हो सकता है 3-4 साल के बाद आपने 100 रुपए कमाए, लेकिन घर का खर्चा सारा हुआ हुआ था, इस महीने आपको कुछ भी नहीं खर्चना पड़ा, 100 के 100 रुपए आपने जोड़ लिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। एमपीसी बेटा 1 भी हो सकता है और एमपीसी 0 भी हो सकता है। और एक चीज तो आपको दिखाई भी दे रही है, एमपीसी लेस देन 1 भी हो सकता है, लेकिन एमपीसी कांट बी ग्रेटर देन 1, ये नहीं हो सकता। आप तो वही बात कर रहे हो, जुलाई के महीने में 100 रुपए आए और उस 100 रुपए के नोट से मैंने 110 रुपए खा लिए। कैसी बात कर रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कभी। 100 रुपए आए, ज्यादा से ज्यादा 100 खा जाओगे तो 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो। क्या बात पे क्लियर है? ठीक है, अभी आप पोस्ट करो मेरे को और नोट करो इन प्रॉपर्टी।